प्रधानमंत्री और जम्मू कश्मीर की पार्टियों के नेताओं के बीच करीब 3.5 घंटे तक बात हुई। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटे करीब 2 साल हो चुके हैं और केंद्र सरकार की कोशिश है कि वहां विकास के नए नए रास्ते खुलें। और इसी कोशिश को कामयाब बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं से बात की। इस बैठक में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अलावा जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के अलावा कांग्रेस की ओर से गुलाम नबी आजाद भी बैठक का हिस्सा बने। इन सभी नेताओं ने करीब 3.5 घंटे तक जम्मू कश्मीर के भविष्य पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली। उसके बाद अब नेताओं का निकलना शुरू हो गया। सबसे पहले उपराज्यपाल निकले, उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब तमाम गाड़ियों में निकल रहे हैं लोग। बैठक खत्म होने के बाद बाहर आए नेताओं ने बताया कि सभी पार्टियों की ओर से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई गई। स्टेटहुड, मुकम्मल स्टेटहुड, जिसमें गवर्नर हो, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ना हो और जैसे पावर्स थी उसकी पहले वो देनी चाहिए। थोड़ी ही देर बाद गृह मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यही नहीं, इस बैठक के बाद वहां विधानसभा चुनाव का रास्ता भी साफ होता दिख रहा है, जिसके लिए सभी पार्टियों की राय एक होने की खबर है। पता चला कि बैठक में डीडीसी चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव कराने पर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव तभी मुमकिन है जब परिसीमन लागू हो। जिसके बाद बैठक में मौजूद सभी पार्टियों ने परिसीमन पर सहमति दे दी, यानी कि अब वहां चुनाव की राह आसान हो गई। सभी पार्टियां ये चुनाव के पक्ष में थी और जल्द चुनाव कराने में पक्ष में थी। खबर है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री ने केंद्र और जम्मू कश्मीर के बीच सही तालमेल बिठाने पर बात की और कहा कि उन्हें खुशी है कि बैठक में सभी नेताओं ने बेबाकी से अपनी बात रखी। यही नहीं, खबर है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि वो दिल्ली की दूरी के साथ साथ दिल की दूरी भी मिटाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने चर्चा पर खुशी जताई और इसे जम्मू कश्मीर के बेहतर भविष्य की ओर बड़ा कदम बताया। यही नहीं, उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की बात की और कहा कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सब साथ मिलकर काम करें तो राज्य की जनता के हित में होगा। उन्होंने घाटी के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने पर भी जोर दिया और समाज के हर तबके के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करने पर जोर दिया। लेकिन इस बैठक से पहले जम्मू में महबूबा मुफ्ती और गुपकार गठबंधन की पार्टियों का विरोध होना शुरू हो गया। महबूबा के पाकिस्तान राग पर भड़के डोगरा फ्रंट ने लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किया और महबूबा के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने उनका एक ऐसा पोस्टर लगाया जिसमें वो जेल की सलाखों के पीछे दिखी। प्रधानमंत्री के साथ आज ऑल पार्टी की मीटिंग जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में होने वाली है। उससे पहले महबूबा का जो पाकिस्तान के प्रति बयान आया था उसे लेकर डोगरा फ्रंट की ओर से जम्मू में प्रदर्शन किया जा रहा है। डोगरा फ्रंट ने एक दिन पहले महबूबा को पाकिस्तान भेजने की बात कहते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया था और अब उसने उन्हें तिहाड़ जेल भेजने की बात कह दी। आपसे बड़ी हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना है, इन पर सर्जिकल स्ट्राइक करो, इनको तिहाड़ जेल भेजो, खास करके महबूबा मुफ्ती को। इस बीच जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने भी प्रदर्शन किया। वो इस बात से नाराज दिखे कि उन्हें पीएम से मिलने क्यों नहीं बुलाया गया। अगर भारत सरकार ये बोलती है कि कश्मीरी पंडित स्टेक होल्डर है जम्मू कश्मीर का, वो भी एक हिस्सा है, इस हिस्से को क्यों नजरअंदाज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले महबूबा मुफ्ती अपने उस बयान पर घिर गई थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत की हिमायत की थी और प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने फिर से पाकिस्तान राग अलापा और आर्टिकल 370 हटाने का विरोध करते हुए उससे बातचीत की बात कर दी। अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तेवर भी बैठक के बाद तीखे नजर आए और उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 हटाने का विरोध जारी रखा। अगर जम्मू कश्मीर, अगर वाकई 5 अगस्त का फैसला जो 5 अगस्त को जो पार्लियामेंट में हुआ, उसका मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से हिंदुस्तान के साथ मिला दिया जाए, तो फिर ये जो हमें अलहदा करके हमारा डिलिमिटेशन हो रहा है, तो फिर ये तो 5 अगस्त को डिफीट करता है। दूसरी तरफ इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किए और इस बैठक को जम्मू कश्मीर के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और साथ में यह भी लिखा कि कश्मीर में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए तेजी से परिसीमन कराया जाएगा ताकि जल्द चुनाव हो और चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर को मजबूत बना पाए। राजस्थान के दौसा से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक बेकाबू ट्रक सड़क पर बने डिवाइडर को तोड़ता हुआ
हादसे का शिकार हो गया। बताया गया कि ट्रक के ड्राइवर को झपकी आ गई थी, जिस वजह से वो सड़क पर मौजूद डिवाइडर को नहीं देख पाया और सीधे उससे टकरा गया। सामने आई सीसीटीवी वीडियो में वो ट्रक आगे बढ़ता दिखाई दिया, लेकिन डिवाइडर के सामने आने के बाद भी रास्ता नहीं बदला। वो सीधा डिवाइडर पर चढ़ गया। ट्रक की रफ्तार तेज थी और वो डिवाइडर को काफी दूर तक तोड़ता हुआ चला गया। इस हादसे में ट्रक का ड्राइवर घायल हो गया, जबकि ट्रक को भी काफी नुकसान पहुँचा। चंडीगढ़ में सरकारी नौकरी की मांग पर कई पैरा एथलीट ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर ये सभी खिलाड़ी चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर पहुंचे, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक लिया। इसके बाद सभी पैरा एथलीट ने वहां सड़क पर धरना देने की योजना बनाई। फिर पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और उन्हें जबरन वहां से हटाने की कोशिश शुरू कर दी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी देर तक खींचतान चलती रही, लेकिन प्रदर्शनकारी सड़क पर डटे रहे। दिव्यांग खिलाड़ियों के साथ पुलिस का ऐसा सलूक देखकर वहां मौजूद मीडिया वालों ने सवाल खड़े किए, जिस पर पुलिस कुछ देर पहले की गई कार्रवाई से पलट गई। कुछ नहीं कह रहे, आराम से बिठा रहे। प्रदर्शन करने पहुंचे खिलाड़ियों ने बताया कि चुनाव जीतने के बाद पंजाब सरकार ने उन्हें सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन आरोप लगाया कि 4 साल बीत जाने के बाद भी सरकार का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। दिव्यांग खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन में बरनाला से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरमीत सिंह भी शामिल हुए, जिनके पहुंचते ही प्रदर्शन वाली जगह पर माहौल गर्मा गया। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में गुरमीत सिंह ने वहां जोरदार हंगामा किया और उनके समर्थकों की पुलिस के साथ काफी देर तक धक्का मुक्की भी हुई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने गुरमीत सिंह और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया। सभी लोगों को वहां खड़ी पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया। हालांकि हिरासत में लिए जाने के बाद भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार अपने विधायकों के बेटों को तो सरकारी नौकरी दे रही है, लेकिन देश के लिए मेडल जीतने वालों की उसे परवाह नहीं है। और इसी आरोप को प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा बनाते हुए कई दिव्यांग खिलाड़ी अपने मेडल वापस करने के लिए सीएम आवास के बाहर पहुंचे। शुरुआत में वहां पहुंचकर उन्होंने कुछ देर सड़क पर मार्च भी निकाला और 4 साल बाद भी नौकरी की मांग पूरी न होने पर पंजाब सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। जो खेल अवार्ड महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड जो सीएम साहब की तरफ से दिया गया था, उनको ये लौटाना चाहते हैं। हंगामे से पहले सभी लोगों ने नारेबाजी कर मुख्यमंत्री के खिलाफ गुस्सा भी जाहिर किया। बताया गया कि इस प्रदर्शन में पुलिस के साथ हुई हल्की धक्का मुक्की में कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आईं और कुछ दिव्यांग खिलाड़ियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। इस पूरे हंगामे के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन खिलाड़ियों के एक दल को बातचीत के लिए बुलावा भेजा और उनके बुलावे पर 5 खिलाड़ियों का दल मुख्यमंत्री से मिलने गया। बताया गया कि खिलाड़ियों से उनकी मांगों की चिट्ठी लेने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें भरोसा दिया कि कैबिनेट की अगली बैठक में दिव्यांग खिलाड़ियों की नौकरी के मुद्दे को हल कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद हिरासत में लिए गए बाकी दिव्यांग खिलाड़ियों को भी पुलिस ने छोड़ दिया। मध्य प्रदेश के गुना से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक निजी बैंक के कर्मचारियों पर एक परिवार के साथ मारपीट का आरोप लगा। बताया गया कि परिवार के मुखिया ने बैंक से 3 लाख रुपए का लोन लिया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो समय पर किस्त नहीं जमा कर पाए, जिसके बाद बैंक के कर्मचारी उनके घर पर आ धमके और जमकर मारपीट की। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग मारपीट करते नजर आए। वीडियो में कुछ लोग एक आदमी को जमकर पीटते नजर आए। मारपीट के दौरान वो आदमी सड़क पर गिर पड़ा। हंगामा होते देख कुछ लोग बीच बचाव करने पहुंचे, लेकिन हमलावरों के तेवर देख उन्हें पीछे से हटना पड़ा। हमलावरों ने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। परिवार की महिलाओं ने जब बीच बचाव की कोशिश की तो उन्हें भी निशाना बनाया गया। अचानक हुए इस हमले से वो परिवार बुरी तरह से सहम गया। ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा। जमकर मारपीट करने के बाद वो लोग वहां से फरार हो गए। बाद में परिवार ने पुलिस में आरोपी बैंक कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उत्तर प्रदेश के मथुरा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौत पर लोगों ने दिल्ली आगरा हाईवे को जैम कर खूब हंगामा किया। बताया गया कि दिल्ली से आ रही एक गाड़ी ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद आसपास के लोग भड़क गए और उन्होंने उस गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी।
इस बीच जब वहां पहुंची पुलिस उस गाड़ी के ड्राइवर को अपने साथ ले जाने लगी तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो उसे खुद पीटना चाहते थे, लेकिन पुलिस वालों ने किसी तरह आरोपी ड्राइवर को भीड़ के चंगुल से छुड़ा लिया और उसे लेकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने उसका पीछा किया और उन पर पत्थर भी बरसाए। इस हमले में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए, लेकिन फिर भी वो आरोपी को गाड़ी में बैठाकर वहां से चले गए। बाद में पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल वहां पहुंचा, तब जाकर लोग शांत हुए। थोड़ा ही पत्थर भी चले हैं, जिसमें हमारे 1-2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस हंगामे की वजह से हाईवे पर जाम लग गया। मुंबई के पास नाला सोपारा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने एक लड़के की जमकर पिटाई की। बताया गया कि उस लड़के की दूसरे गुट के लोगों से किसी बात पर कहासुनी हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए उन लोगों ने उस लड़के को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। सामने आए वीडियो में कई लोग एक लड़के को पीटते दिखे। इस दौरान वो लड़का लगातार छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन हमलावरों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने उसकी पिटाई जारी रखी। एक आदमी तो उस पर बुरी तरह डंडे बरसाता दिखाई दिया। हमलावरों ने मारपीट का वीडियो बनाकर लड़के के पिता को भेज दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मारपीट करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज की और उनकी तलाश शुरू कर दी। पटना में विजिलेंस डिपार्टमेंट की टीम ने मुजफ्फरपुर के डीटीओ के घर और दफ्तर पर छापा मारा और लाखों रुपए कैश बरामद किए। डीटीओ रजनीश लाल के पास आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत की गई थी, जिसके बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट की टीम ने उनके घर पर छापा मार दिया, जहां से 1-2 हजार रुपए नहीं बल्कि लाखों रुपए बरामद हुए। ये नोट जब टेबल पर रखे गए तो आंखें फटी की फटी रह गईं। इसके अलावा गहने और बाकी कीमती चीजें भी जब्त की गईं। तलाशी के दौरान करीब 50 लाख रुपए नगद बरामद की गई है और कुछ आभूषण वगैरह बरामद किया गया है। रजनीश लाल इस समय मुजफ्फरपुर के डीटीओ तो हैं ही, साथ ही उन्हें छपरा का प्रभार भी सौंपा गया है। और शिकायत मिलने के बाद उनके पटना के 4 ठिकानों पर कार्रवाई की गई, जिनमें पटना के कंकड़बाग के 4 घर समेत 3 ठिकाने शामिल हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में भी उनके ठिकानों पर रेड पड़ी। उन पर आय से अधिक संपत्ति के इस आरोप को कुछ दिन पहले के फर्जी रजिस्ट्रेशन कार्ड के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। मुजफ्फरपुर के डीटीओ कार्यालय से कुछ दिन पहले फर्जी रजिस्ट्रेशन कार्ड बरामद हुए थे। इसके अलावा वहां से गाड़ियों की खरीद फरोख्त में इस्तेमाल हुए फर्जी दस्तावेज भी मिले थे। यूपी के मुरादाबाद से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां 2 पक्षों के बीच जिला अस्पताल परिसर में खूनी संघर्ष छिड़ गया। बताया गया कि अस्पताल में भर्ती मरीज के साथ आई एक लड़की से एक लड़का बातचीत करने पहुंचा, लेकिन जब लड़की के रिश्तेदारों ने उसे रोका तो वो भड़क गया और अपने साथियों को वहां बुलाकर उस लड़की के रिश्तेदारों पर टूट पड़ा। सामने आई एक तस्वीर में एक लड़के को सड़क पर पटककर कुछ लड़के लात घूंसों से पीटते दिखे। वो लड़की भी बीच बचाव करती दिखी, लेकिन उसे भी धक्का देकर गिरा दिया गया। इसके बाद तो अस्पताल परिसर कुछ वक्त के लिए अखाड़े में तब्दील हो गया। लड़की के कुछ रिश्तेदार भी वहां पहुंच गए और फिर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इसी तरह काफी देर तक दोनों तरफ के लोग लड़ते रहे। बवाल को शांत करने के लिए एक पुलिस वाला भी आया, लेकिन उसकी एक नहीं चली और उसके सामने ही दोनों गुट एक दूसरे को दौड़ा कर पीटते रहे। इस बीच वो लड़की दोनों पक्षों को अलग करने की कोशिश करती रही। हालांकि करीब 1 घंटे बाद सभी हमलावर अस्पताल से चले गए। खबर है कि मारपीट की शिकायत के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक मौलवी को सजा सुनाई जाने के बाद उसके समर्थक हिंसा पर उतर आए। बताया गया कि पहले से ही कई आपराधिक मामलों में फंसे मौलवी को कोरोना टेस्ट का रिजल्ट छुपाने के आरोप में 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई और इसी बात से नाराज उसके समर्थक सड़क पर जोरदार हंगामा करते नजर आए। वहां भारी तादाद में उमड़ी भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हिंसक हो रहे मौलवी के समर्थकों के सामने खड़े पुलिस कर्मियों ने खुद को बचाने के लिए शील्ड का इस्तेमाल किया, लेकिन जब काफी देर तक इनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तब सुरक्षा कर्मियों ने आंसू गैस की मदद से भीड़ को तितर-बितर किया, जिसके बाद मौलवी के सैकड़ों समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले जकार्ता की एक कोर्ट में शहाब नाम के इस मौलवी की सुनवाई हुई, जिसमें उस पर महामारी में लापरवाही बरतने और दूसरों की जान को खतरे में डालने का दोषी ठहराया गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मामूली विवाद में सीपीएम और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। और इसके साथ ही आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने सीपीएम कार्यकर्ताओं के घरों में जाकर तोड़फोड़ भी की। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि कई घरों को निशाना बनाते हुए उनमें रखा सामान तहस नहस कर दिया गया। कुछ मोटरसाइकिलों में भी आग लगा दी गई।
वहीं एक कार के शीशे भी चकनाचूर दिखे। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस के बड़े अधिकारी भी भारी दलबल के साथ वहां पहुंचे और खबर है कि इस घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। भारतीय सेना की ताकत में जल्द ही और इजाफा होने वाला है। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की खरीद के लिए टेंडर जारी कर दिया गया, जिसके तहत 1750 स्वदेशी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल लिए जाएंगे और इस प्रोजेक्ट के तहत हर साल सेना को करीब 100 FICV मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जो दुश्मनों को टैंकों को तबाह करने के साथ ही सैनिकों को ले जाने में बेहद कारगर साबित हो। बताया जा रहा है कि चीन से हुए विवाद के दौरान ही आधुनिक FICV की खरीद की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया था, जिसे अब मंजूरी दे दी गई है। खबर है कि इनको पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर चीन बॉर्डर तक सेना की मदद के लिए तैनात किया जा सकता है। मुख्तार अंसारी की ऑडी कार को पुलिस ने जब्त कर लिया। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की ऑडी कार को गाजीपुर पुलिस ने जब्त कर लिया। प्रशासन ने दावा किया कि मुख्तार अंसारी की ये गाड़ी अवैध कमाई से खरीदी गई थी। गाड़ी को कुर्क करने के लिए प्रशासन की टीम कुछ पुलिस वालों के साथ उनके घर पहुंची और कार्रवाई को अंजाम देने से पहले ढोल बजवाकर मुनादी करवाई। सुने ये ऑडी कार कोर्ट की जाती है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने ओलंपिक खेलों के लिए भारत का थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया। तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। दिल्ली में पार्क खुलने के बावजूद पुलिस कोरोना नियमों पर सख्ती बरत रही है। लोधी गार्डन समेत कई इलाकों में पुलिस ने लोगों को लाउडस्पीकर पर मास्क पहनने की हिदायत दी। साथ ही एक दूसरे से जरूरी दूरी भी बनाने को कहा गया। मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंस पालन करें। दिल्ली और आसपास के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। हालांकि मौसम विभाग ने बताया अभी गर्मी से ज्यादा राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि मानसून के इस महीने के आखिर तक भी पहुंचने की कोई संभावना नहीं है। महाराष्ट्र के पालघर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे कई घरों में दरारें आ गईं। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.7 रही। पश्चिम बंगाल के बीरभूम से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां टीएमसी में शामिल होने से पहले बीजेपी के करीब 150 कार्यकर्ताओं को सैनिटाइज किया गया। दावा है कि ये सभी विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जो अब फिर से टीएमसी में लौट गए हैं, लेकिन पार्टी में शामिल होने से पहले उन्हें एक एक कर सैनिटाइज किया गया। टीएमसी ने दावा किया कि ऐसा करने से उनके अंदर से बीजेपी का वायरस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके लिए मंच के पास एक आदमी को तैनात किया गया, जो मशीन के जरिए लोगों को सैनिटाइज करता दिखा। इसके बाद टीएमसी का झंडा थामकर लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। उत्तराखंड के रुड़की से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां ग्राम पंचायत की जमीन से कब्जा हटाने गई प्रशासन की टीम का गांव के कुछ लोगों ने विरोध किया। बताया गया कि उन लोगों को जमीन खाली करने के लिए कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन जब वो लोग नहीं माने और उस जगह पर रहने पर अड़ गए, तब पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने के लिए उन पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। इस बीच कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में कुछ पुलिस वालों ने भी उन पर पत्थर फेंके, जिससे बचने के लिए वो लोग इधर उधर भागने लगे। लेकिन पुलिस कर्मियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और कई लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहीं कुछ महिलाएं इसके बाद भी वहां से हिलने का नाम नहीं ले रही थीं। उन पर भी सख्ती बरती गई और एक एक कर उन्हें ग्राम पंचायत की जमीन से उठाकर दूर ले जाया गया। शरारती तत्वों के द्वारा मारपीट भी करने की कोशिश की गई, कार्य को रोकने की कोशिश की गई और कुछ पथराव भी किया गया। बाद में खुदाई करने वाली एक मशीन को लाकर पुलिस ने उस जमीन को खुदवा दिया। इस हंगामे में गांव के कई लोगों के साथ कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। मध्य प्रदेश के रायसेन से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। कुछ लोगों ने खाने के पैसे देने पर हुए विवाद में होमगार्ड के 2 जवानों की पिटाई कर दी। इस पूरी घटना को वहां से गुजर रहे एक आदमी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें कुछ लोग सड़क पर खड़े होमगार्ड के उन जवानों पर हमला करते दिखे। सबसे पहले वर्दी में खड़े एक जवान को निशाना बनाया गया। उन लोगों ने उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। इस बीच वो खुद को किसी तरह बचाते हुए वहां से निकल गया। इसके बाद उसके साथी को भी हमलावरों ने पकड़ लिया और फिर उसके सड़क के किनारे गिराकर पीटने लगे। लात घूंसों से उस पर इतने वार किए गए कि वो थोड़ी देर तक उठ ही नहीं पाया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरोप है कि जिस रेस्टोरेंट में खाने के पैसे पर विवाद हुआ था, ये सभी बदमाश उसके जानने वाले थे।
महाराष्ट्र के नवी मुंबई में बन रहे एयरपोर्ट के नाम पर विवाद बढ़ गया। एयरपोर्ट का नाम किसान नेता रहे डीबी पाटिल के नाम पर रखने की मांग करते हुए कृति समिति नाम के संगठन के हजारों कार्यकर्ताओं ने नवी मुंबई की तरफ कूच किया और वहां पुलिस के रोकने पर एक जगह डेरा डाल दिया। ड्रोन कैमरों से ली गई तस्वीरों में वहां सड़क पर हजारों प्रदर्शनकारी नजर आए। इससे पहले हाथों में अपने संगठनों के झंडे लिए महाराष्ट्र के कई जिलों से हजारों प्रदर्शनकारी नवी मुंबई पहुंचे। इस प्रदर्शन में कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया गया। एक दूसरे से 2 गज की दूरी तो बहुत दूर की बात, हजारों की भीड़ में कई लोगों के चेहरे पर मास्क तक नहीं दिखा। तीसरी लहर की चेतावनी पहले से महाराष्ट्र सरकार ने दे दी है, लेकिन हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए नवी मुंबई की सड़कों पर भारी तादाद में पुलिसकर्मी भी उतारे गए। शहर की कुछ सड़कों को एहतियात के तौर पर बंद भी किया गया, जिससे गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। नवी मुंबई के एयरपोर्ट के मुद्दे पर काफी वक्त से विवाद चल रहा है और इस मुद्दे पर बीजेपी और शिवसेना पहले ही आमने सामने आ चुके हैं। असल में शिवसेना नवी मुंबई में बन रहे एयरपोर्ट का नाम बाला साहेब ठाकरे के नाम पर रखने का ऐलान कर चुकी है, जबकि नवी मुंबई पहुंचे कृति समिति के लोगों की मांग है कि एयरपोर्ट का नाम डीबी पाटिल के नाम पर रखा जाए, जिन्होंने इलाके के किसानों के लिए लंबे वक्त तक संघर्ष किया था। इस मुद्दे पर बीजेपी भी कृति समिति की मांग का समर्थन कर रही है। वहीं इस पूरे मुद्दे में एमएनएस नेता राज ठाकरे के सुझाव से भी विवाद बढ़ चुका है। राज ठाकरे की मांग है कि बाला साहेब ठाकरे और डीबी पाटिल के नाम को छोड़कर एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा जाए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक मकान में सिलेंडर फटने से आग लग गई। बताया गया कि इस हादसे में उसके बगल में बना एक दूसरा मकान भी आग की चपेट में आ गया और एक ही परिवार के 9 लोग झुलस गए, क्योंकि सिलेंडर फटने के बाद आग फैलती चली गई और जो लोग हादसे के वक्त उस मकान में मौजूद थे वो झुलस गए। आग लगने के बाद वहां से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। इलाके के लोग भी वहां जुट गए और उनकी मदद से घायलों को पास के ही एक अस्पताल में ले जाया गया। आरोप है कि उस वक्त वहां ना तो कोई डॉक्टर मौजूद था और ना ही एम्बुलेंस। ऐसी बदइंतजामी को देखते हुए घायलों को फौरन एक बस के जरिए जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाके के कुछ लोगों ने उस अस्पताल के बाहर खूब हंगामा किया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में लोकल ट्रेनें चलाने की मांग पर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। राज्य में जरूरी सेवाओं के लिए लोकल ट्रेनों को बहाल कर दिया गया है, लेकिन कोरोना के खतरे की वजह से आम लोगों के लिए उनमें सफर करने पर अभी भी रोक है, जिसके विरोध में दक्षिण 24 परगना के मलिकपुर रेलवे स्टेशन पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी पुलिस की एक गाड़ी पर हमला बोल दिया और उसकी खिड़कियां, दरवाजे और शीशे सब तोड़ दिए। इससे पहले सैकड़ों की तादाद में महिलाएं रेलवे ट्रैक पर जमा हो गईं, जिसके बाद जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए चलाई जा रही एक ट्रेन को बीच रास्ते में रोक दिया गया। इस बीच ट्रैक से महिलाओं को हटाने के लिए कई पुलिस वाले वहां पहुंच गए। उन लोगों ने प्रदर्शन में शामिल महिलाओं को खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी अड़े रहे और वो लोग पुलिस वालों से ही तीखी बहस करने लगे। इसके बाद पुलिस वालों ने सख्ती बरती और ट्रैक पर खड़े लोगों को हटा दिया। छत्तीसगढ़ के राजनाथ गांव से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां रिहायशी इलाके में घुसा भालू का एक बच्चा घबराकर पेड़ पर चढ़ गया। वो जंगल से भटकता हुआ वहां पहुंच गया था, लेकिन उस इलाके में मौजूद लोगों की जैसे ही उस पर नजर पड़ी वो उसकी तरफ भागने लगे। इसी से भालू का बच्चा डर गया और वो खुद की सुरक्षा के लिए पेड़ पर चढ़ गया। इससे पहले वो इधर उधर भागता हुआ नजर आया, लेकिन जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने पेड़ का सहारा लिया। बाद में वो पेड़ से नीचे उतरा और बाउंड्री वॉल फांदकर वहां से चला गया। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार को वैक्सीनेशन की रफ्तार 3 गुना बढ़ाने की सलाह दी। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है। सोनिया गांधी ने कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस बार बच्चों पर ज्यादा खतरा है, इसलिए टीका लगाने की मुहिम को 3 गुना तेज करने की जरूरत है, ताकि साल के अंत तक देश के 75% लोगों को वैक्सीन लगा दी जाए। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को निर्देश दिया कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए वो लगातार केंद्र पर दबाव बनाते रहें। महंगे पेट्रोल के विरोध में मोटरसाइकिल फूंक दी गई। तेल की कीमतों में इजाफा होने के बाद पटना में जन अधिकार पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उन्होंने अपना विरोध जताने के लिए बीच सड़क पर एक मोटरसाइकिल फूंक दी और जमकर नारेबाजी की। जैसे ही ये खबर पुलिस को मिली, कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और पानी डालकर मोटरसाइकिल में लगाई गई आग को बुझाया। लेकिन जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये हंगामा यही नहीं रुका।
उनमें कुछ लोग मोटरसाइकिल को हाथों से खींचते हुए आगे बढ़ने लगे और इस तरह अपना विरोध जताया कि सड़क के नीचे क्या पेट्रोल कभी भविष्य में डीजल कभी कम होगा, ये सवाल पूछने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। विराट कोहली ने न्यूजीलैंड से हार के बाद टेस्ट टीम में बदलाव के संकेत दिए। कोहली ने बताया कि अब ऐसे खिलाड़ियों को लाया जाएगा जो अच्छे प्रदर्शन के लिए सही मानसिकता के साथ मैदान पर उतरें। हालांकि कोहली ने इस दौरान किसी खिलाड़ी का नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कबीर जयंती पर उन्हें याद किया और उनके संदेशों को समाज में भाईचारा और सद्भाव बढ़ाने वाला बताया। इसके साथ ही पीएम ने 2018 की कुछ तस्वीरें भी शेयर की जब वो संत कबीर की निर्वाण स्थली यूपी के मगहर पहुंचे थे। तब वहां प्रधानमंत्री ने कबीर की मजार पर चादर चढ़ाई थी। जापान के राजा नारुहितो ने कोरोना संकट के बीच ओलंपिक खेलों के आयोजन पर चिंता जताई। महेंद्र सिंह धोनी और उनके परिवार की हिमाचल प्रदेश घूमने की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। धोनी वहां शिमला के बाद रत्नारी गए, जहां उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी के साथ जंगल की सैर भी की। हरियाणा के जींद में पिस्तौल दिखाकर मोबाइल की एक दुकान में लूटपाट की गई। ये वारदात 2 दिन पहले हुई, लेकिन इसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि दोनों आरोपियों के चेहरे ढके थे, एक का हेलमेट से, दूसरे का कपड़े से। बताया गया कि वो दोनों फोन खरीदने के बहाने दुकान में घुसे थे, लेकिन मोबाइल पसंद करते करते उन्होंने 2 डिब्बे उठा लिए। इतने में एक बदमाश ने पिस्टल निकाल ली और उसे दिखाकर दुकानदार को डराया। इसके बाद वो दोनों वहां से फरार हो गए। 2 फोन उठा लिए, दूसरे ने फिर एक यहाँ से पिस्टल निकाल के वो दिखा दी उसको। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। फुटेज हमारे पास आ गई, जल्दी उनको पकड़ा जाएगा। नौसेना का जहाज आईएनएस शार्दुल ऑक्सीजन से भरे हुए 7,640 सिलेंडर समेत कई जरूरी चीजें लेकर मुंबई पहुंच गया। ये ऑक्सीजन कुवैत और कतर से लाई गई। यूरो कप के एक मैच में स्वीडन ने पोलैंड को 3-2 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही स्वीडन टूर्नामेंट में आखिरी 16 में पहुंच गया। हरियाणा के झज्जर में कूलर बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई। इसके बाद वहां पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझाया। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां हाईवे पर बना एक फुट ओवर ब्रिज ढहने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि इस हादसे में 5 लोग जख्मी हो गए। जहां से सामने आई तस्वीर में सड़क के बीचों बीच भारी भरकम पुल के गिरने से सड़क धंसी नजर आई और वहां दमकल और सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियों का तांता लगा दिखा। हादसे की वजह से उस हाईवे पर गाड़ियों का आना जाना रोक दिया गया और बचाव दल मलबा हटाने के काम में जुटा नजर आया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स अपने पिता के खिलाफ चल रहे एक केस में पहली बार भरी अदालत में बोली तो उनका पक्ष सुनने के लिए उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। ब्रिटनी स्पीयर्स की मानसिक हालत बिगड़ने पर 2008 में कोर्ट ने उनके पिता को उनकी निजी जिंदगी और वित्तीय मामलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा था, लेकिन ब्रिटनी स्पीयर्स नहीं चाहती कि उनके पिता उनके संरक्षण बने रहें। ऐसे में ब्रिटनी स्पीयर्स के 100 से ज्यादा फैन इस कानूनी लड़ाई में उनका साथ देने के लिए अदालत के बाहर जुट गए। ब्रिटनी स्पीयर्स का कोई फैन उनका कटआउट लेकर पहुंचा तो कोई उनकी तस्वीर वाली टी-शर्ट पहना नजर आया। उनका एक समर्थक तो उन्हें आजाद करने के नारे लिखे चश्मे, हार और अंगूठियां पहनकर उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग उठाता दिखाई दिया। ब्रिटनी स्पीयर्स के फैंस ने हाथों में झंडे और तख्तियां लेकर मार्च भी निकाला और उन्हें उनके पिता से तुरंत आजाद करने की मांग की। ब्रिटनी स्पीयर्स के फैंस का मानना है कि उनके पिता के हाथों में उनकी जिंदगी की डोर देना ब्रिटनी स्पीयर्स के संवैधानिक हक का हनन है, क्योंकि बालिग होने के बावजूद वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकती। दिल्ली पुलिस ने काला जठेड़ी गैंग पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने काला जठेड़ी गिरोह के कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम नीतीश उर्फ प्रधान है, जो पहली बार पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इस बदमाश पर हत्या, लूट, उगाही के कई मामले दर्ज हैं। दिल्ली के सागर हत्याकांड से सुर्खियों में आए गैंगस्टर काला जखेड़ी पर गिरफ्तारी और इनकाउंटर की तलवार लटक रही है। सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद स्पेशल सेल ने काला जखेड़ी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने काला जखेड़ी के सबसे खास शार्प शूटर नीतीश उर्फ प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है। नीतीश की गिरफ्तारी के बाद न केवल काला जखेड़ी और उसके गैंग की लंबी फहरिस्त का स्पेशल सेल को पता चला है, बल्कि कई ताबड़तोड़ वारदातों की सीसीटीवी फुटेज भी स्पेशल सेल के हाथ लगी है। यही वजह है कि अब स्पेशल सेल ऑपरेशन काला पर काम कर रही है।
दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में हत्या, लूट, अपहरण और अवैध वसूली की वारदातों को अंजाम देने वाले काला जठेड़ी गैंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सागर पहलवान हत्याकांड के बाद से ये गैंग एक बार फिर सुर्खियों में है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब काला जठेड़ी के सबसे करीबी शार्प शूटर को गिरफ्तार कर लिया है, नीतीश प्रधान। यही वो शार्प शूटर है जिससे स्पेशल सेल ने गैंगस्टर काला जठेड़ी गैंग की वारदात का कच्चा चिट्ठा हासिल किया है। इस गैंग के हैरान करने वाले वीडियो देखिए। तारीख 6 मार्च 2021, वक्त रात 9:44। काला जठेड़ी गैंग का शार्प शूटर नीतीश प्रधान अपने साथियों को लेकर दिल्ली के छावला में एक शराब के ठेके में जबरन घुस जाता है। उसके साथी ठेके में रखी बोतलें तोड़ने लगते हैं। शार्प शूटर नीतीश अपने साथी को ये कहते हुए रोक देता है कि गोली मारकर बोतलें तोड़ेंगे, और वो ऐसा ही करते हैं। वो शराब से भरी बोतलों पर फायरिंग करने लगता है। इस दौरान ठेके पर मौजूद कर्मचारियों को पिस्तौल की नोक पर नीचे बैठा दिया जाता है। नीतीश प्रधान के साथ आए बदमाश भी ठेके में रखी बोतलों पर गोलियां चलाने लगते हैं। इतने में एक बदमाश ठेके में आग लगाने के लिए माचिस की तीलियां चलाता है, लेकिन 2-3 बार नाकाम होने के बाद वो फिर पिस्तौल लेकर ठेके पर मौजूद दूसरे कर्मचारियों को धमकाने लगता है। इसी दौरान काला जठेड़ी का शार्प शूटर नीतीश प्रधान ठेके में रखी बोतलों पर कई राउंड फायरिंग करता है और लगातार धमकियां देता रहता है। जाते जाते गैंग का एक बदमाश ठेके के कैश काउंटर पर बैठे युवक को थप्पड़ मारता है। इसके बाद जब नीतीश वापस जाने लगता है तो एक बदमाश ठेके के बाहर की ओर से कैश काउंटर की ओर हाथ बढ़ाकर एक बार फिर गोली चलाता है। पुलिस के मुताबिक काला जठेड़ी गैंग के नीतीश ने यहाँ लूटपाट की और धमकी देकर चला गया। गैंगस्टर काला जठेड़ी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि हाल में ही गिरफ्तार उसके सबसे खास गुर्गे नीतीश प्रधान ने स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के सामने खुलासा किया है कि काला दुबई और मलेशिया नहीं बल्कि भारत में ही कहीं छिपा हुआ है। यही वजह है कि अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर में काला की गिरफ्तारी और इनकाउंटर के लिए लगातार दबिश दे रही है। पुलिस को शक है कि सागर हत्याकांड से नाराज सुशील पहलवान के खिलाफ काला कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है, उस पर हमला भी करवा सकता है। यही वजह है कि अब काला के गुर्गों के जरिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल काला तक पहुंचने के लिए एक ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी में है। छत्रसाल स्टेडियम में सागर की हत्या के बाद जिस तरह से काला जठेड़ी गैंग लगातार दिल्ली एनसीआर में वारदात को अंजाम दे रहा है, उससे पुलिस को यह आशंका है कि गैंगस्टर काला उर्फ संदीप भी आसपास हो सकता है, क्योंकि जब से सुशील पहलवान ने सागर की हत्या के दौरान काला जठेड़ी के भतीजे सोनू महाल को पीटा है, तब से उसका गैंग बौखलाया हुआ है और काला जठेड़ी अपने गैंग का खौफ फैलाने के लिए लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा है। 6 मार्च को ही दिल्ली के एक सिविल डिफेंस के कर्मचारी की अपहरण करके हत्या कर दी गई। काला जठेड़ी गैंग का शार्प शूटर नीतीश एक वैगनार में बदमाशों के साथ आता है। रात करीब 1 बजे गाड़ी से नीतीश और उसके साथी एक युवक को खींचकर बाहर निकालते हैं। उसे मारते पीटते हुए एक गली में ले जाते हैं। सबके हाथों में पिस्तौल थी। गली में ले जाकर सिविल डिफेंस कर्मचारी की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद गैंग के लोग फरार हो जाते हैं। जनवरी से लेकर अब तक इस तरह की करीब 50 वारदात के सबूत पुलिस को मिल चुके हैं। स्पेशल सेल के काला जठेड़ी गैंग के छिपने के ठिकाने और गैंगस्टर काला उर्फ संदीप के बारे में शार्प शूटर नीतीश से पूछताछ की जा रही है। सारी जानकारी हासिल करने के बाद स्पेशल सेल इस नतीजे पर पहुंची है कि जिस काला जठेड़ी के दुबई में होने की बात कही जा रही थी, वो दिल्ली के आसपास छिपा हो सकता है, क्योंकि सुशील पहलवान द्वारा अपने भतीजे की पिटाई की खबर देखने के बाद वो बदला लेने के लिए बेचैन है। सुशील पहलवान ने भी काला जठेड़ी गैंग से जान का खतरा बताया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर काला जठेड़ी के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया है, उसमें स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने अब तक काला के 20 शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक शार्प शूटर नीतीश ने खुलासा किया है कि काला दिल्ली एनसीआर में कहीं छुपा हुआ है। यही वजह है कि अब इनकाउंटर के लिए स्पेशल सेल की टीमें काला की तलाश में है और उसको किसी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के नीमच से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां डायली इलाके के सरपंच बद्रीलाल बंजारा को बीच सड़क से अगवा कर लिया गया। वारदात के वक्त वो अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहे थे। तभी एक सुनसान सड़क पर कुछ लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। इसी बीच वहां खड़ी एक सफेद गाड़ी से कुछ और लोग उतरे और उन्हें जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया। इस दौरान सरपंच और हमलावरों के बीच काफी धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन बदमाशों की तादाद ज्यादा थी, जिसकी वजह से उनकी एक नहीं चली। इसके बाद उनके साथी ने इस वारदात की खबर पुलिस को दी। आरोपियों के घर की तलाशी भी ली। तलाशी के दौरान कोई भी नहीं मिला। बताया गया कि हमलावरों को सरपंच पहले से जानते थे। राजस्थान के जोधपुर एम्स से जेल शिफ्ट करते वक्त आसाराम के समर्थकों ने खूब हंगामा किया।
कुछ दिन पहले जोधपुर सेंट्रल जेल में उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और जब अस्पताल से छुट्टी मिली तो उन्हें कड़ी सुरक्षा में जेल पहुंचा दिया गया। लेकिन इससे पहले अस्पताल के बाहर आसाराम के समर्थकों ने खूब हंगामा किया। उनकी गाड़ी के पीछे कुछ लोग दौड़ पड़े, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ लोग अस्पताल के अंदर भी घुस गए, जिसके बाद वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। आपको बता दें, इस दौरान कुछ लोगों को चोटें भी आईं। बिहार के कई इलाकों में बारिश तो थम गई, लेकिन उसके बाद नदियों में आए उफान ने कई लोगों को बेघर कर दिया। मुजफ्फरपुर में तो बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसे कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसकी वजह से कई लोगों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश में निकलना पड़ा। लेकिन यहां भी उनकी परेशानी कम नहीं हुई, क्योंकि कहीं भी जाने के लिए नाव ही सहारा है और इनकी संख्या कम होने की वजह से एक ही नाव में क्षमता से ज्यादा लोगों को मजबूरी में बैठना पड़ा। बाढ़ से जिले के कई इलाके तो पूरी तरह कट गए। कुछ जगहों पर पानी का बहाव इतना तेज दिखा कि लोग पैदल चलने में भी 100 बार सोचने लगे। गंडक नदी के बाद बूढ़ी गंडक में भी अब बाढ़ का दबाव बढ़ गया है। अब नालंदा के भी कई इलाके बाढ़ में डूब गए। सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को हुई, जिनके खेतों में पानी भरने से उनकी साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई। मूंग एकदम खत्म हो गया सर। इसी तरह बिहार के कई दूसरे जिलों में भी बाढ़ से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। द्वारका इलाके में एक लड़का और लड़की को गोली मार दी गई। हादसे में लड़के की मौत हो गई, जबकि लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक जिन्हें गोली मारी गई वो पति और पत्नी हैं। गोली मारने का आरोप लड़की के परिवार वालों पर है। बताया गया कि परिवार लड़की के लव मैरिज करने से खफा था। मुंबई से सांसें अटका देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां के दादर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सवार एक बुजुर्ग पैर फिसलने के कारण ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीचों बीच फंस गए। और इस हादसे की जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर तो कलेजा मुंह को ही आ गया। ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल रही थी, सब कुछ बिल्कुल सामान्य ही था, लेकिन तभी बुजुर्ग का पैर फिसला और चलती ट्रेन के दरवाजे से 2 टांगें बाहर निकलती दिखी। इसके बाद तो पूरा का पूरा आदमी ट्रेन के साथ घिसटता चला गया। लेकिन जैसे ही बुजुर्ग गिरे, प्लेटफॉर्म पर चौकन्ना खड़ा आरपीएफ का जवान तुरंत उनके पीछे दौड़ा। उसे भागता देख स्टेशन पर खड़े आम लोग भी हरकत में आ गए। जिस तरह बुजुर्ग को खींचा गया, उसे देखकर तो ऐसा लगा जैसे उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाला गया हो। इस हादसे में 1 सेकंड की भी देरी होती तो बुजुर्ग की जान पर बना थी, लेकिन आरपीएफ जवान की मुस्तैदी ने चमत्कार कर दिखाया और बुजुर्ग बाल बाल बच गए। यूपी के प्रयागराज में रेलवे पुलिस ने बड़ी संख्या में कछुए बरामद किए हैं। इन कछुओं को प्रतापगढ़ से मुंबई ले जाया जा रहा था। पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक लावारिस बैग में कुछ है, जिसके बाद पुलिस ने जब वो बैग खोला तो उसमें 100 से ज्यादा कछुए मिले। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बैग में 100 कछुए पुलिस ने बरामद किए। उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार हुई बारिश के बाद निकली धूप भी सुकून लेकर नहीं आई। वहां कुछ जगहों पर पहाड़ खिसकने की घटनाओं ने लोगों की मुश्किलें फिर बढ़ा दी, जिसकी कुछ तस्वीरें बद्रीनाथ हाईवे से भी सामने आई, जहां से दिन में हजारों गाड़ियां गुजरती हैं। वो रास्ता पहाड़ खिसकने से ठप पड़ गया। हुआ यूं कि अचानक हाईवे के किनारे मौजूद पहाड़ों का मलबा नीचे गिरने लगा। पहले तो मिट्टी के साथ छोटे छोटे पत्थर पहाड़ से खिसकते हुए सड़क की तरफ आते दिखे। पहाड़ से गिर रहे मलबे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो झरने से मटमैला पानी बह रहा हो। इतने में अचानक उसी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा लुढ़कता हुआ हाईवे पर आ गिरा। ये सब देखकर पहले ही कुछ लोग एहतियात बरतते हुए आगे नहीं बढ़े, जो घबरा गए। थोड़ी सांस ली ही थी कि पहाड़ का एक और बड़ा हिस्सा आकर सड़क पर गिर गया, जिसके बाद हाईवे पर मलबे का अंबार लग गया और आगे जाने का रास्ता बंद हो गया। सारे इलाके में धूल ही धूल उड़ने लगी। हो गया वही बंद। वहां से काफी देर तक थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरती रही। हालांकि बाद में हाईवे से मलबे को हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। लेकिन सिर्फ बद्रीनाथ हाईवे पर ही लोगों की परेशानी लोगों को नहीं उठानी पड़ी। पिथौरागढ़ में पहली बरसात के बाद हुई तबाही ने कई परिवारों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि उन जगहों पर ऐसे पहाड़ खिसके कि उन्होंने उनमें रहने वाले लोगों के सिर से छत ही छीन ली। पहाड़ों का मलबा ऐसा गिरा कि ये पता लगाना भी मुश्किल हो गया कि कभी वहां पर खुशहाल परिवार रहा करते थे। दीवार, दरवाजे, घर में मौजूद सामान, सब कुछ मलबे में बदल गया। हालांकि इस बीच जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों की मदद का भरोसा दिया। 3-4 दिन के अंदर उनको सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। केवल मकान ही नहीं, कई पुलों का इन घटनाओं के बाद नामो निशान तक नहीं बचा। सड़कों पर दरारें आ गई, कई जगहों पर रास्ते गायब हो गए और कहीं बचे भी तो इतने संकरे और उबड़ खाबड़ कि वहां से पैदल निकलना भी मुश्किल है।
जहां तक नजर गई वहां तक तबाही का मंजर ही दिखाई दिया। कुछ इलाकों में तो पहाड़ों के खिसकने से लोगों को अपनों की जिंदगी बचाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि मलबा फैलने से जगह जगह रास्ते बंद हो गए और मरीजों को अस्पताल तक ले जाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जिसकी कुछ तस्वीरें पिथौरागढ़ के ही एक इलाके से सामने आई, जहां पहाड़ के खिसकने के बाद सड़क के नाम पर संकरा और खतरनाक रास्ता बचा। वहां सड़क टूटकर खाई में गिर गई, जिसके बाद एक लड़का अपनी मां को पीठ पर लादकर पैदल ही अस्पताल की तरफ दिक्कतों का सामना करते हुए बढ़ता रहा। अस्पताल पहुंचने के लिए उसे 8 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करना था। यानी एक तो मुश्किल हालात, फिर बीमार मां और फिर जान को खतरे में डालकर पथरीले रास्ते पर आगे बढ़ना। एक तरफ पहाड़ थे तो दूसरी तरफ खाई। जरा सा पैर लड़खड़ाया नहीं कि एक नहीं 2 जानों पर बनाए, लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी और सब चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी मां को अस्पताल पहुंचाया। वाराणसी में गंगा नदी के उफान पर आने के बाद कई मंदिरों में पानी घुस गया। जो मंदिर गंगा के किनारे हैं, उनके निचले हिस्सों में ये पानी घुसा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद गंगा नदी उफान पर है। उसके बाद प्रशासन भी बाढ़ को लेकर अलर्ट पर है और बाढ़ के हालात को देखते हुए शुरुआती तौर पर टीमों को हर स्थिति से निपटने के निर्देश दे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर देश के सभी राज्यों में 12वीं के नतीजे 31 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि कोर्ट ने सभी राज्यों के अलग अलग शिक्षा बोर्ड को 31 जुलाई तक 12वीं के नतीजे जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी शिक्षा बोर्ड को अगले 10 दिनों में नतीजे तैयार करने का फॉर्मूला सार्वजनिक करने का भी आदेश दिया। वहीं सीबीएसई की तरफ से पहले ही 12वीं के नतीजे 31 जुलाई तक घोषित करने का ऐलान किया जा चुका है। कोरोना की वजह से ज्यादातर राज्यों के शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी। दिल्ली में गंदे पानी के मुद्दे पर बीजेपी के नेता सड़कों पर उतर आए। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में कुछ लोगों ने गंदे पानी की सप्लाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन बीजेपी नेता विजय गोयल की अगुवाई में किया गया। महिलाओं के हाथों में यहाँ पर गंदे पानी की बोतल्स हैं। देखने से ये मालूम चल रहा है कि पीने लायक नहीं है। हाथों में गंदे पानी से भरी बोतलें, मटके और प्लेकार्ड लिए प्रदर्शनकारियों ने साफ पानी के लिए खूब नारेबाजी भी की। गंदे पानी की सप्लाई बंद करो, बंद करो, बंद करो। इसके साथ ही बीजेपी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ध्यान दिल्ली के लोगों की समस्या पर नहीं है। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड, यूपी, पंजाब इनके चुनावों की चिंता है। श्रीलंका दौरे की तैयारियों में जुटे युजवेंद्र चहल ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वो दूसरे खिलाड़ियों के साथ जिम में कसरत करते नजर आए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मिर्जापुर में अष्टभुजा माता मंदिर में पूजा की। मुंबई में वेल के अंदर से निकलने वाली एम्बरग्रीस यानी वॉमिट गोल्ड को बरामद किया गया। इसकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपए आंकी गई। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया गया कि इस वॉमिट गोल्ड का इस्तेमाल परफ्यूम, दवाइयों और शराब बनाने में होता है, जिसकी ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों में काफी मांग है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सड़क हादसे में एक लड़के की मौत के बाद लोगों ने जमकर बवाल किया। उन्होंने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। बताया गया कि डंपर की चपेट में आने से लड़के की मौत हो गई थी, जिसके बाद लोग भड़क गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना के पूरी तरह लौटने से पहले वहां का सुरक्षा बल तालिबान का नामो निशान मिटाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। उसके इस ऑपरेशन में अब तक तालिबान के दर्जनों आतंकी मौत की नींद सो चुके हैं। जिसकी सामने आई एक तस्वीर में अफगानिस्तान के उरुज़गान में सुरक्षा बल के जवान तालिबान का काम तमाम करने के लिए पूरे एक्शन में नजर आए। वहीं तालिबान के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन की आसमान से ली गई तस्वीरों में तो आतंकी कीड़े मकोड़ों की तरह तड़प तड़प कर मरते दिखे। तस्वीरों में जैसे ही आतंकियों के एक ठिकाने पर एयर स्ट्राइक होती दिखी, उनमें भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए वो इधर उधर भागने लगे, लेकिन भागने के बाद भी वो अफगान सुरक्षा बल के हत्थे चढ़ ही गए। यहाँ तक कि घने जंगलों में छिपकर बैठे आतंकी भी अफगानिस्तान की सेना से बच नहीं पाए। लेकिन सुरक्षा बल की धुआंधार कार्रवाई के बावजूद अफगानिस्तान के सिर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि जब से अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से निकलनी शुरू हुई है, तब से वहां हिंसा बढ़ी है और बीते कुछ हफ्तों में तो तालिबान ने उत्तरी अफगानिस्तान के कई इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया है। तालिबान का दावा तो यहां तक है कि मई से अब तक 2 महीने से भी कम वक्त में अफगानिस्तान के 90 जिलों पर अधिकार जमा चुका है। खुद अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट है कि जैसे ही उसके सभी सैनिक अफगानिस्तान छोड़ देंगे, उसके 6 महीने के अंदर ही वहां सरकार गिर सकती है और राजधानी काबुल तालिबान की गिरफ्त में आ सकती है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं,
रूस के रक्षा मंत्री ने भी अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से निकलते ही वहां गृह युद्ध छिड़ने का अंदेशा जताया है। दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में डीटीसी की क्लस्टर बस ने कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 3 पुलिसकर्मियों समेत 4 लोग जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहां 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें, हादसे के बाद क्लस्टर बस का चालक मौके पर बस छोड़कर फरार हो गया। तो वहीं सराय रोहिल्ला थाना पुलिस ने जब बस को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। कुल 3-4 लोग थे, 3-4 लोग थे। मैं गाड़ी लेके आ रहा था। अब ये बस वाला बहुत तेजी में आ रहा था। इसका कोई वो नहीं का पी के चला रहा है, कैसे चला रहा है ये नहीं पता, और इतनी ब्रेक कंट्रोल नहीं कर पाया इसकी। पब्लिक थी इसमें कम से कम 15 या 20-25 जने थे खाली। इसी कारण वो पब्लिक भी पहले उतर गई, वो भग गई जब उतर थे। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी।